हेलो फ्रेंड्स। ना हम अभी देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 3 वीडियो, जिसके अंदर हम बाउर-सावर्ट लॉ की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बाउर-सावर्ट लॉ की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है ये है एक्चुअली टॉपिक नंबर 4.6 एंड टॉपिक का टाइटल है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी on axis of current carrying circular loop, जिसको आप रिंग भी कह सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप और रिंग। और उसके लिए जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट कुछ आप इस तरह से ले सकते हो कि आप देखिए कि हियर एज शोन इन डायग्राम आपको एक सर्कुलर लूप दिया हुआ है एंड ये होना चाहिए लूप का सेंटर को हम कहेंगे O एंड ये होगी उसकी एक्सिस। हमने यहां पे एक्स एक्सिस को एक्सिस के फॉर्म में कंसीडर किया हुआ है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग और सर्कुलर लूप? तो उसकी रेडियस आप ले सकते हो R, ये होगा पॉइंट A और ये होगा पॉइंट B। तो आप देखिए कि यहां पे O इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? सेंटर ऑफ लूप होना चाहिए एंड A एंड B आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स। डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स। तो डेफिनेटली OA एंड OB इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? कैपिटल R होना चाहिए। दैट इज द रेडियस ऑफ लूप या रिंग होनी चाहिए। ओके एंड पूरा AB जो होगा वो क्या होना चाहिए? डायमीटर होना चाहिए। एंड आप देखिए कि जो जिस रेफरेंस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो रेफरेंस पॉइंट P दिया हुआ है ऑन एक्सिस, यानी P हमारे केस में क्या होना चाहिए? इट इज रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए एंड आप देख सकते हो कि OP डिस्टेंस जो होगा वो हम कंसीडर करेंगे x, दैट इज द डिस्टेंस ऑन x एक्सिस। तो OP इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। A एंड B पॉइंट पे आपको स्मॉल लाइन सेगमेंट सपोज करना है एंड ऑलरेडी I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो डेफिनेटली ये होना चाहिए करंट एलिमेंट आइडियल एंड यहां पे भी आपको करंट एलिमेंट आइडियल सपोज करना है। यानी हमने दो करंट एलिमेंट सपोज किए हैं। फर्स्ट जो करंट एलिमेंट होगा वो आइडियल जो होगा वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट ए पे दिया हुआ है एंड एग्जैक्टली उसकी अपोजिट साइड जो पॉइंट बी दिया हुआ है वहां पे हमने एक वेरी स्मॉल करंट एलिमेंट सपोज किया हुआ है, वो होना चाहिए सेकंड करंट एलिमेंट। तो आइडियल एंड आइडियल दे आर बेसिकली टू डिफरेंट करंट एलिमेंट्स एंड आप देखिए कि यहां पे पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस करंट एलिमेंट क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए वेक्टर R1 होना चाहिए एंड सिमिलरली व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू दिस करंट एलिमेंट? तो वो होना चाहिए वेक्टर R2 होना चाहिए। ओके तो यहां पे आप देख सकते हो कि वेक्टर AP एंड वेक्टर BP इज इक्वल टू वेक्टर AP इज इक्वल टू आप ले सकते हो R1, वेक्टर BP इज इक्वल टू आप ले सकते हो R2 एंड आप देख सकते हो कि AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू
क्योंकि आप देख सकते हो कि ये डिस्टेंस OP इज इक्वल टू x है, OP इज इक्वल टू x है, OA एंड OB R है, तो डेफिनेटली ये जो दोनों ट्राइंगल्स बन रहे हैं OAP एंड OBP, तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है एंड यहाँ पे R1 एंड R2 की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, तो AP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू पाइथागोरस अप्लाई करें तो क्या होना चाहिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे जो हाइपोटेनस है R1 एंड R2 उसकी वैल्यू होनी चाहिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होनी चाहिए। ओके, नाउ इतना डिस्कशन करने के बाद आप देखिए कि यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि ये जो DL एंड R1 होगा वो म्यूचुअली कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्लियर, 3 डायमेंशनली आप सपोज कर सकते हो कि यहाँ पे जो DL होगा वो टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा और वो DL एंड ये जो पोजीशन वेक्टर R1 है वो दोनों म्यूचुअली कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होने चाहिए। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होनी चाहिए। क्लियर, एंड जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए। क्लियर, क्योंकि हमने बायो-सावर्ट लॉ के अंदर देखा था कि बायो-सावर्ट लॉ के अंदर हमने जो इसके प्रीवियस जो थ्योरी डिस्कस की थी उसके अंदर हमने देखा था कि ऐसा वायर था एंड P पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे और ये एंगल थीटा दिया हुआ था, ये था आइडियल एंड ये होना चाहिए R होना चाहिए। क्लियर, तो आप देखिए कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन हमारे पास क्या था, dB is equal to mu 0 upon 4 pi into I dl क्रॉस वेक्टर R upon R cube, ऐसा इक्वेशन हमने डिराइव किया था, डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आइडियल इस डायरेक्शन में है एंड वेक्टर R इस डायरेक्शन में है। ओके, एंड उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। आइडियल टेंजेंट की डायरेक्शन में है, वेक्टर R पोजीशन वेक्टर R इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। आपको दोनों के बीच का क्रॉस कंसीडर करना है एंड तो आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस यानी वेक्टर प्रोडक्ट की वजह से जो रिजल्टेंट वेक्टर क्रिएट होगा उसकी डायरेक्शन ये दोनों वेक्टर से जो प्लेन क्रिएट होगी उसको कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो DL एंड R से जो प्लेन क्रिएट होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि DL ऐसा है, R ऐसा है, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल अप्लाई करें तो प्लेस द राइट हैंड इन सच अ वे दैट, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कर्ल योर फिंगर फ्रॉम DL टू R, कर्ल योर फिंगर फ्रॉम DL टू R, थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो कर्ल योर फिंगर फ्रॉम DL टू R, तो ऐसे रोटेट करेंगे तो आप देख सकते हो कि थंब कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो P पॉइंट पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो DL एंड R से जो प्लेन क्रिएट होगा उसको परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए। इवन आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो या स्क्रू रूल अप्लाई करो, रिजल्टेंट जो वेक्टर मिलेगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। क्लियर, इस तरह से ये DL और ये R है एंड रोटेट द स्क्रू फ्रॉम DL टू R। तो अगर आप स्क्रू को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो स्क्रू अंदर जाएगा। तो P पॉइंट पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में है एंड याद रखना कि इनवर्ड डायरेक्शन के मैग्नेटिक फील्ड को हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम क्रॉस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, तो इनवर्ड डायरेक्शन के मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रॉस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बराबर। क्लियर, क्रॉस का मीनिंग मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, एंड इसीलिए याद रखना कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो DL एंड R से जो प्लेन क्रिएट होगा उसको कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। यहाँ पे हमारे वाले केस में DL एंड R म्यूचुअली तो परपेंडिकुलर है ही, लेकिन न्यू मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा वो DL एंड R से जो प्लेन क्रिएट होगा उसको कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए और वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए। तो ये होना चाहिए dB1, जो DL एंड R1 से जो प्लेन क्रिएट होगा उसको परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, एंड सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होगी कि यहाँ पे DL एंड R2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा वो DL एंड R2 से जो प्लेन क्रिएट होगा उसको परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो वो रिजल्टेंट डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए,
dv2। dv1 आइडियल 1 की वजह से होना चाहिए एंड dv2 जो होगा वो आइडियल 2 की वजह से आप ले सकते हो। ओके, एंड ये एंगल होना चाहिए थीटा, एंड डायग्राम की जो ज्योमेट्री है उसका यूज करोगे तो ये एंगल भी क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। ओके, नाउ यहां पे अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट्स लॉ, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन क्या होना चाहिए, dv इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपके सामने है, इट इज म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई dl क्रॉस वेक्टर r अपॉन r क्यूब। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि dl एंड r म्यूचुअली कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, एंड इसीलिए अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो मैग्नीट्यूड के अंदर आपको डेफिनेटली साइन रेशियो की इंपोर्टेंस देना पड़ेगा। तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई dl इंटू r साइन पाई बाय 2 अपॉन r क्यूब होना चाहिए। एक r कट हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो दैट इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई dl, r कट हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 1 अपॉन r स्क्वायर होना चाहिए, दैट इज द small magnitude of magnetic field intensity। म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर होना चाहिए। ओके, एंड आप देख सकते हो कि ये जो आइडियल 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसने विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कितना डिग्री एंगल क्रिएट किया हुआ है, थीटा, एंड आप अगर उसके कंपोनेंट कंसीडर करोगे तो आप देख सकते हो कि dv1 का x एक्सिस के डायरेक्शन का कंपोनेंट होना चाहिए dv1 cos थीटा, एंड y कंपोनेंट होना चाहिए dv1 sin थीटा होना चाहिए। dv1 cos थीटा, dv1 sin थीटा, एडजेसेंट cos एंड अपोजिट वन इज इक्वल टू sin। एंड मैंने पहले कहा कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, इसलिए ये एंगल भी क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, एंड इसीलिए आप देख सकते हो कि यहां पे भी dv2 के कंपोनेंट होने चाहिए x एक्सिस की डायरेक्शन में dv2 cos थीटा एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में dv2 sin थीटा होना चाहिए। तो dv1 sin थीटा और dv2 sin थीटा दोनों के मैग्नीट्यूड्स कैसे होने चाहिए, सेम, लेकिन डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, ऑपोजिट, एंड दे विल nullify effect of each other। dv1 cos theta and dv2 cos theta they will nullify effect of each other, and इसीलिए आप देख सकते हो कि here अगर small magnetic field at point P के लिए बात करें तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P जो कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे है, इसलिए dv ऑफ x ऐसे कहने का, तो dv ऑफ x इज इक्वल टू कौन से कंपोनेंट पे इंपोर्टेंस देना पड़ेगा, तो ओनली cos कंपोनेंट को इंपोर्टेंस देना पड़ेगा। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू dv ऑफ x इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, तो dv का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, एंड आप देख सकते हो कि dv हमारे पास कितना है, तो dv इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई dl अपॉन r स्क्वायर इंटू cos थीटा। तो डायग्राम की ज्योमेट्री से हम कह सकते हैं कि ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए, यानी r1 एंड कैपिटल R के बीच का एंगल जो होगा वो थीटा होना चाहिए, एंड cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन r1 को आप देख सकते हो कि r कह सकते हो बिकॉज r1 r2 दोनों का मैग्नीट्यूड हमने सेम लिया हुआ है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, r अपॉन कैपिटल R अपॉन स्मॉल r होना चाहिए, वो वैल्यू अगर हम यहां पे पुट अप कर दें तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, r अपॉन r होना चाहिए, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, म्यू 0 i
RDL अपॉन 4 पाई इंटू R क्यूब होना चाहिए। बट आप देख सकते हो कि R बेसिकली क्या है हमारे पास, तो R हाइपोटेनस है एंड उसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, इट इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होना चाहिए एंड उसका क्या है क्यूब करना है, यानी ये ऑलरेडी क्या है x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू 1/2 है और उसका क्यूब करना है, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई आर डी एल अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 तो पावर ऑलरेडी था, क्यूब करना है तो पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो dv ऑफ x इज इक्वल टू ये फॉर्मूला मिलना चाहिए। अगर आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी b ऑफ x इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, dl का होना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हो कि dl जो होगा वो रिंग का छोटा सा पार्ट है, अगर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पूरी रिंग की लेंथ मिलेगी, यानी पूरा पेरीमीटर जो होगा वो मिलेगा। एंड इसलिए आप देख सकते हो कि पूरे क्लोज लूप के लिए इंटीग्रेशन होने वाला है, इसीलिए उसको हम कहेंगे क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ dv ऑफ x कह सकते हैं, जिसमें से आप देख सकते हो कि म्यू 0 आई आर कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 4 पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्लोज लूप इंटीग्रेशन dl बचेगा। मैंने पहले कहा कि dl क्या है, इट इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द रिंग, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पूरा सर्कल मिलेगा एंड पूरा सर्कल यानी पेरीमीटर जिसकी वैल्यू होनी चाहिए 2 पाई r, तो ये होना चाहिए म्यू 0 आई आर इंटू 2 पाई r अपॉन 4 पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2, पाई पाई कट हो जाएगा, ये 2 कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इट इज म्यू 0 आई आर स्क्वायर, म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। तो x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन होना चाहिए म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2 होना चाहिए। तो इस तरह से इस बायो-सावर्ट लॉ की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसका यूज करके सर्कुलर लूप के लिए, रिंग के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डिस्कशन हमने किया वो उसकी एक्सिस पे P पॉइंट पे x डिस्टेंस पे हमने P पॉइंट सपोज किया था और वहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे ध्यान रखना कि हमने नंबर ऑफ लूप्स कितनी ली हुई थी, ओनली 1 लूप कंसीडर किया है, लेकिन अगर नंबर ऑफ लूप n है तो क्या होगा, ये P पॉइंट अगर सेंटर पे सपोज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन क्या होगा, वो सबके बारे में डिस्कशन करना है, लेकिन वो उसके स्पेशल केसेस हुए जो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके स्पेशल केसेस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।